हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। ज्योग्राफी में आज हम दूसरा भाग भारत लोग और अर्थव्यवस्था जो दूसरी किताब है उसमें पढ़ेंगे। अध्याय चौथा मानव बस्ती के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आप लोग वीडियो को इस प्रकार ध्यान से देखें कि आपको डायरेक्ट सीधा याद रह जाए, तो ध्यान से देखना है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में मानव अधिवास से अभिप्राय है या मानव निवास की मूलभूत इकाई है। तो यहाँ पर क्या है, कच्चे मकान यानी झोपड़ी से, मानव अधिवास यानी मानव जो रहता है या निवास करता है। तो कच्चे मकान झोपड़ी से, पक्के मकान से भी है और आलीशान बंगले से भी है। चारों चीजें मानव निवास के अंदर, तीनों चीजें मानव निवास में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव अधिवास का रूप नहीं है मकान, नगर, गांव या गलियां। तो यहाँ पर उसका रूप नहीं है, वो गलियां, गलियों में वो नहीं रहता, मकान में रहता है, नगर में रहता है और गांव में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। कौन सा नगर, आगरा या पटना, भोपाल या कोलकाता। तो यहाँ पर सही उत्तर है भोपाल, जो नदी तट पर नहीं है। आगरा नदी के तट पर है, पटना और कोलकाता ये सब नदी के तट पर है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरा है नगरपालिका या नगर निगम का होना। तीसरा है 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना। चौथा है जनसंख्या का आकार 5000 व्यक्तियों से अधिक होना। तो यहाँ पर ग ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। 75% से अधिक जनसंख्या प्राथमिक खंड में संलग्न होना, यानी नगर की जनसंख्या उल्टा होता है। 75% से अधिक जनसंख्या द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थक व्यवसाय करती है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है। बृहद, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई। दूसरा है कोलकाता, बृहद मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु। दिल्ली, बृहद मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। बृहद मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। तो सही उत्तर है ग, कौन सा वर्ग पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है। पदानुक्रम के अनुसार सबसे पहले दिल्ली, फिर बृहद मुंबई, फिर चेन्नई और फिर उसके बाद में कोलकाता। तो ध्यान रखना है भारत का जो हमारा मैप है उस मैप के अनुसार आपको ये ध्यान रखना है कि मान लीजिए ये जो है वो भारत का मैप है और उस मैप के अनुसार आपको ये ध्यान रखना है, पहले मान लो यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली से फिर मुंबई और मुंबई से फिर चेन्नई और चेन्नई से फिर कोलकाता, ये पदानुक्रम है, वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मानव बस्ती किसे कहते हैं। मानव बस्ती किसी भी प्रकार और आकार के घरों के समूह को मानव बस्ती कहते हैं। किसी भी प्रकार और आकार के घरों के समूह को मानव बस्ती कहते हैं। नेक्स्ट है मानव अधिवास उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, अस्थायी आवास और स्थायी आवास। नेक्स्ट है अस्थायी आवास बनाने वाली भारतीय जनजाति कौन सी है। नागा जनजाति पूर्वोत्तर भारत में जो अस्थायी आवास बनाती है, परमानेंट उनका ये आवास नहीं होता है। नेक्स्ट है स्थायी अधिवासों का विकास कब हुआ। स्थायी रूप से अधिवासों का विकास स्थायी कृषि के साथ हुआ, जब लोग एक जगह बस गए और वहां पर स्थायी रूप से एक जगह पर कृषि करने लगे, तब स्थायी अधिवास का विकास हुआ। गांव किसे कहते हैं। विरल रूप से अवस्थित छोटी बस्तियां जो कृषि एवं अन्य प्राथमिक क्रियाकलापों में विशिष्टता प्राप्त कर लेती है। विरल रूप से अवस्थित छोटी बस्तियां, कैसी बस्तियां जो विरल रूप से अवस्थित हो और कृषि एवं अन्य प्राथमिक क्रियाकलाप में विशिष्टता प्राप्त कर लेती है, वो गांव, उसे गांव कहते हैं। नगरीय बस्तियां किसे कहते हैं। सघन एवं बड़े अधिवास, सघन और बड़े अधिवास होते हैं, द्वितीय तृतीय क्रियाकलापों में विशेषीकृत होते हैं, द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप करते हैं, उन्हें नगरीय बस्तियां कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकार हेतु उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं। ग्रामीण बस्तियों के अलग अलग प्रकार हैं, उन सबके उत्तरदायी कारक भूभाग एवं भौतिक लक्षण। दूसरा है सांस्कृतिक और मानव जनित कारक। तीसरा है सुरक्षा संबंधी कारक और चौथा है नेक्स्ट, यानी ये तीन कारक है मानव बस्तियों के विभिन्न प्रकार हेतु उत्तरदायी कारक में भूभाग का भौतिक लक्षण कैसा है, सांस्कृतिक और मानव जनित कारक और सुरक्षा संबंधी कारक। भारत में ग्रामीण बस्तियों को मुख्य रूप से कितने प्रारूप हैं। 4 प्रारूप है। भारत में ग्रामीण बस्तियों के मुख्य रूप से 4 प्रारूप हैं। पहला है गुच्छित या संकुलित बस्तियां, दूसरा है अर्धगुच्छित या विखंडित
बिखरी हुई बस्तियां। तीसरा है पल्लीकृत और चौथा है परिक्षिप्त या एकाकी बस्तियां। तो ये 4 प्रकार की बस्तियां हैं, ग्रामीण बस्तियां, वो ध्यान रखना है। गुच्छित या संकुलित बस्तियां, अर्धगुच्छित या विखंडित बस्तियां, पल्लीकृत, परिक्षिप्त या एकाकी बस्तियां। नेक्स्ट है गुच्छित बस्तियां भारत में कहां मिलती हैं? गुच्छित बस्तियां मध्य भारत के बुंदेलखंड और नागालैंड में मिलती है। मध्य भारत में बुंदेलखंड और नागालैंड में मिलती हैं गुच्छित बस्तियां। अर्धगुच्छित बस्तियों का प्रारूप कब विकसित होता है? अर्धगुच्छित बस्तियां किसी बड़े सहंत गांव से सपृथकन अथवा विखंडन से विकसित होती हैं। यानी अर्धगुच्छित बस्तियां किसी बड़े सहंत गांव से विखंडन से विकसित होती हैं। अर्धगुच्छित बस्तियां कहां पाई जाती हैं? तो अर्धगुच्छित बस्तियां गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में व्यापक रूप से पाई जाती हैं, ये ध्यान रखना है। यानी कोई बड़ा गांव होता है, सहंत गांव, किसी सहंत गांव से पृथक होकर के विखंडन होकर से विकसित होती हैं, और ये बस्तियां जो है अर्धगुच्छित बस्तियां गुजरात के मैदानों में और राजस्थान के कुछ भागों में व्यापक यानी ज्यादा रूप से पाई जाती हैं। नेक्स्ट है पल्ली बस्तियां किसे कहते हैं? जब बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बढ़ जाती है किंतु उन सब का नाम एक रहता है। जब बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक, एक दूसरे से अलग अनेक इकाइयों में बढ़ जाती है तो किंतु उन सब का नाम एक रहता है, उसे कहते हैं पल्ली बस्तियां। पल्ली बस्तियों का स्थानीय स्तर पर किन किन नामों से जाना जाता है? पल्ली बस्तियों को स्थानीय स्तर पर से पन्ना, पाड़ा, पाली, नगला, ढाणी, मजरा, फला आदि नामों से जाना जाता है। तो पल्ली बस्तियां ध्यान रखना है, पल्ली बस्ती का मतलब पान्ना, पाड़ा, पाली, नगला, ढाणी, मजरा और फला आदि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट है पल्ली बस्तियां मुख्य रूप से कहां पाई जाती हैं? तो पल्ली बस्तियां मुख्य रूप से मध्य और निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़, हिमालय की निचली घाटियों में बहुतायत पाई जाती हैं। पल्ली बस्तियां मुख्य रूप से कहां? मध्य और निम्न गंगा के मैदान में और छत्तीसगढ़, हिमालय की जो निचली घाटियां हैं वहां पर ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। परिक्षिप्त बस्तियों का प्रारूप बताइए। परिक्षिप्त बस्तियां एकाकी बस्ती, सुदूर जंगलों में एकाकी झोपड़ियों की पल्ली, छोटी पहाड़ियों की ढालों पर खेतों, चारागाहों के रूप में मिलती हैं। यानी परिक्षिप्त बस्तियां यानी उनको एकाकी बस्तियां भी कह सकते हैं। ये सुदूर जंगलों में एकाकी झोपड़ियों की पल्ली अथवा छोटी पहाड़ियों के ढालों पर खेतों एवं चारागाहों के रूप में मिलती हैं परिक्षिप्त बस्तियां। नेक्स्ट है परिक्षिप्त बस्तियां कहां पाई जाती हैं? तो परिक्षिप्त बस्तियां यानी एकाकी बस्तियां भारत के मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के अनेक भागों में पाई जाती हैं। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से ध्यान रखना है। तो ऐसी एकाकी बस्तियां मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के अनेक भागों में पाई जाती हैं। परिक्षिप्त यानी एकाकी बस्तियां किस कारण बनती हैं? उनके बनने का कारण क्या है? तो परिक्षिप्त बस्तियां प्रायः भूभाग और निवास योग्य क्षेत्रों के भूमि संसाधन की अत्यधिक विखंडित प्रकृति के कारण होता है। यानी प्रायः भूभाग और निवास योग्य जो क्षेत्र हैं के भूमि संसाधन की अत्यधिक विखंडित प्रकृति, बिल्कुल विखंडित प्रकृति के कारण ये बस्तियां ऐसी बनती हैं। गैरिसन नगर क्या होते हैं? गैरिसन नगर सैनिक छावनी को कहते हैं। गैरिसन नगर किसको कहते हैं? सैनिक छावनी को कहते हैं। नेक्स्ट है भारत के सबसे प्राचीन नगरों के नाम लिखिए। सबसे प्राचीन नगर भारत के वाराणसी, प्रयाग यानी इलाहाबाद, पाटलिपुत्र यानी पटना, मदुरई आदि 2000 वर्ष प्राचीन नगर हैं। 2000 वर्ष से ज्यादा प्राचीन नगर है वाराणसी, प्रयाग यानी इलाहाबाद, पाटलिपुत्र यानी पटना और मदुरई। नेक्स्ट है भारत की नगरीय जनसंख्या कितनी है एवं कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? भारत की नगरीय जनसंख्या, तो भारत की नगरीय जनसंख्या जो है वो 37.71 करोड़ है। 37.71 करोड़ है और उसमें 31.16% 2011 की जनगणना के अनुसार वो कुल जनसंख्या का 31.16% जनसंख्या नगर में रहती है और यह 37.71 करोड़ है। नेक्स्ट है भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार नगरों की संख्या कितनी है? 2011 के अनुसार नगर कितने हैं? तो कुल नगरों की संख्या भारत में
6171 है, 6171 है। नेक्स्ट है जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कीजिए। तो जनसंख्या नाम यानी 1000 जनसंख्या और इधर ये नाम लिखे हुए हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। 1 लाख से अधिक जनसंख्या होती है वो क्या है, नगर कहते हैं उसको। और 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या हो, 10 लाख से 50 लाख, तो उसको महानगर कहते हैं, 10 लाख से 50 लाख तक। और 50 लाख से अधिक जनसंख्या होगी उसको मेगानगर कहते हैं, ये ध्यान रखना है। महानगर तथा मेगानगर में क्या अंतर है? महानगर और मेगानगर एक नगरीय संकुल है, ये ध्यान रखना है। नगरीय संकुल में किसका समावेश होता है? एक नगर और उसका संलग्न नगरीय बहिर्बद्ध, 2 अथवा अधिक संस्पर्शी नगर, 2 या 2 से अधिक मिलने वाले जो नगर होते हैं उससे नगरीय संकुल बनता है। एक या अधिक संलग्न नगरों के बहिर्बद्ध से युक्त एवं संस्पर्शी प्रसार। नेक्स्ट है प्रशासनिक नगर किसे कहते हैं? उच्चतर क्रम में प्रशासनिक मुख्यालयों यानी राजधानी वाले शहरों को प्रशासनिक नगर कहते हैं। जैसे चंडीगढ़, नई दिल्ली, जयपुर, भोपाल, इनको क्या कहेंगे? प्रशासनिक नगर कहेंगे। परिवहन नगर किसे कहते हैं? आंतरिक परिवहन की दूरियां, जैसे मुगलसराय, इटारसी, कटनी, एवं आयात निर्यात के केंद्र को पत्तन नगर, जैसे मुंबई है, कांडला है, कोलकाता है, आदि परिवहन नगर है। नेक्स्ट है प्रकार्यात्मक क्षेत्र के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कीजिए। तो प्रशासनिक नगर और औद्योगिक नगर। तीसरा है खनन नगर और चौथा है परिवहन नगर। पांचवा पतन नगर होते हैं, फिर पर्यटन नगर होते हैं, सातवां है शैक्षिक नगर। तो इस प्रकार से ये 7 प्रकार के प्रकार्यात्मक क्षेत्र के आधार पर 7 प्रकार है नगर के: प्रशासनिक नगर, औद्योगिक नगर, खनन नगर, परिवहन नगर, पतन नगर, पर्यटन नगर और शैक्षिक नगर। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी मिशन का क्या उद्देश्य है? स्मार्ट सिटी मिशन शहरों को आधारभूत सुविधा यानी साफ सतत पर्यावरण, अपने नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान कराना, और इस योजना में सतत एवं समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है स्मार्ट सिटी मिशन में। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, ऐसे इस तरह से प्रश्न आएगा। तो प्रशासनिक नगर यानी प्रशासनिक नगर यहाँ पर कौन सा है? प्रशासनिक नगर है वो चंडीगढ़ है। उसके बाद में औद्योगिक नगर है वो कौन सा है? औद्योगिक नगर है वो भिलाई है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में शैक्षिक नगर है, शैक्षिक नगर कौन सा है? रुड़की है, शैक्षिक नगर कौन सा है? रुड़की है। और पर्यटन नगर कौन सा है? शिमला है, पर्यटन वहां पर लोग घूमने जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ग्रामीण अधिवासों के मुख्य प्रकार कौन से? सघन, गुच्छित, पुंजित, सहन, सकेंद्रित, संकुलित अधिवास, ये ग्रामीण अधिवासों के प्रकार हैं। और प्रकीर्ण में और एकाकी अधिवास, ये ग्रामीण अधिवासों के मुख्य प्रकार हैं। तीसरा मिश्रित में होता है मिश्रित अधिवास, अर्ध सघन और अर्ध केंद्रीय अधिवास। चौथा है पल्ली एवं पुराना अधिवास। गंगा सतलज के मैदान, मालवा के पठार में किस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं? तो गंगा सतलज के मैदान, मालवा के पठार में किस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं? तो सघन अधिवास पाए जाते हैं गंगा और सतलज के मैदान में, मालवा के पठार में। और प्रकीर्ण अधिवास की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? अधिवास चित्रे हुए, बिखरे हुए होते हैं। प्रकीर्ण का मतलब ये ध्यान रखना है, चित्रे बिखरे हुए अधिवास होते हैं। दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ तथा मरुस्थलीय प्रदेश में किस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं? तो प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास, बिखरे चित्रे अधिवास पाए जाते हैं। कहां पर? राजस्थान में उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और मरुस्थलीय क्षेत्र में। नेक्स्ट है ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में कोई 2 आधारभूत अंतर बताइए। तो ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर है ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियां। ग्रामीण बस्तियों में अपने जीवन का पोषण एवं आधारभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति भूमि आधारित प्राथमिक क्रियाओं से
करती हैं। ग्रामीण बस्तियां क्या करती हैं? अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से करती है। नगरीय बस्तियां में एक और कच्चे माल के प्रक्रमण और तैयार माल के विनिर्माण तथा दूसरी ओर विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर निर्भर करती है। ग्रामीण लोग कम गतिशील होते हैं, इसलिए उनमें सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं। नगरीय क्षेत्र में जीवन का ढंग जटिल एवं तीव्र होता है, सामाजिक संबंध औपचारिक होते हैं। तो ये अंतर आपको इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट है, भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का नाम बताते हुए वर्णन कीजिए। भारत की ग्रामीण बस्तियां 4 प्रकारों में रखा जा सकता है। पहला है गुच्छित, संकुलित एवं अकेंद्रित प्रकार। दूसरा है अर्धगुच्छित या विखंडित प्रकार। ग्रामीण बस्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं। पल्लीकृत होती है और परिक्षिप्त या एकाकी बस्तियां होती हैं। तो पहला है गुच्छित बस्तियां। गुच्छित ग्रामीण बस्ती घरों का एक सहंत एवं संकुलित रूप से निर्मित क्षेत्र होता है। सहंत एवं संकुलित रूप से निर्मित क्षेत्र होता है। इस प्रकार के गांवों में रहन सहन का सामान्य क्षेत्र स्पष्ट और चारों ओर फैले खेतों, खलिहानों और चारागाहों से पृथक होता है। संकुलित निर्मित क्षेत्र और इसकी मध्यवर्ती गलियां कुछ जाने पहचाने प्रारूप अथवा ज्यामितीय आकृतियां प्रस्तुत करती हैं, जैसे आयताकार, अरीय या रेखिक इत्यादि। ऐसी बस्तियां प्रायः उपजाऊ जलोढ़ मैदानों और उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती हैं। कई बार लोग सुरक्षा एवं प्रतिरक्षा कारणों से सहंत गांवों में रहते हैं, जैसे मध्य भारत के बुंदेलखंड प्रदेश और नागालैंड में। राजस्थान में जल के अभाव में उपलब्ध जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग ने सहंत बस्तियों को अनिवार्य बना दिया है। नेक्स्ट है अर्धगुच्छित बस्तियां। अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्तियां परिक्षिप्त बस्तियों के किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रवृत्ति का परिणाम है। अधिकतर ऐसा प्रारूप किसी बड़े सहंत गांव संपृथक अथवा विखंडन परिणाम स्वरूप भी उत्पन्न हो सकता है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण समाज के एक या अधिक वर्ग स्वेच्छा से बलपूर्वक मुख्य गुच्छ या गांव की थोड़ी दूर पर रहने लगते हैं। पल्ली बस्तियां। कई बार बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक एवं अनेक इकाइयों में बढ़ जाती है, किंतु उन सब का नाम एक ही रहता है। इन इकाइयों को देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर पान्ना, पाड़ा, पाली, नगला, ढाणी, फला इत्यादि कहा जाता है। किसी विशाल गांव का ऐसा खंडी भवन प्रायः सामाजिक एवं मानव जातीय कारकों द्वारा अभिप्रेरित होता है। ऐसे गांव मध्य और निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में पाए जाते हैं। परिक्षिप्त बस्तियां। भारत में परिक्षिप्त या एकाकी बस्ती प्रारूप सुदूर जंगलों में एकाकी झोपड़ियों अथवा झोपड़ियों की पल्ली अथवा छोटी पहाड़ियों के डालों पर खेतों, चारागाहों के रूप में दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है भारतीय नगरों को वर्गीकृत कीजिए। भारतीय नगरों को मोटे तौर पर निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रशासन शहर या नगर। उच्चतर प्रशासनिक मुख्यालयों वाले शहरों को प्रशासन नगर कहते हैं, जैसे चंडीगढ़ है, नई दिल्ली, भोपाल, शिलांग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई इत्यादि। औद्योगिक नगर। मुंबई, सैलाम, कोयम्बटूर, मोदीनगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई इत्यादि के विकास का प्रमुख अभिप्रेरक बल उद्योगों का विकास रहा है। मुख्य रूप से इसी कारण से इनको औद्योगिक नगर जाना जाता है। परिवहन नगर यानी ये पत्तन नगर जो मुख्यतः आयात निर्यात के कार्यों में संलग्न रहते हैं, जैसे कांडला बंदरगाह है, ये कोची है, कोझिकोड है, विशाखापट्टनम है इत्यादि। आंतरिक परिवहन की दूरियां जैसे धुलिया, मुगलसराय, इटारसी, कटनी इत्यादि हो सकते हैं। वाणिज्यिक नगर। व्यापार एवं वाणिज्य में विशिष्टता प्राप्त शहरों, नगरों को इस वर्ग में रखा जाता है, जैसे कोलकाता है, सहारनपुर है, सतना है इत्यादि कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट है खनन नगर। ये नगर खनिज समृद्ध विकसित क्षेत्रों में जैसे रानीगंज, झरिया, डिगोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली यहाँ से खनिज प्राप्त होता है, तो ये खनन नगर के नाम से जाने जाते हैं। गोरीशन यानी छावनी नगर। इन नगरों का उदय गैरीसन नगरों से हुआ है, जैसे अंबाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर। ये सैनिक छावनियां होती है यहाँ पर। धार्मिक और सांस्कृतिक नगर में जैसे वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरई, पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन अपने धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के कारण प्रसिद्ध हैं। शैक्षिक नगर। मुख्य परिसरों में कुछ नगरों को शिक्षा केंद्रों के रूप में विकसित हुए हैं, जैसे रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी, इलाहाबाद। ये शैक्षिक क्षेत्र हैं, इसलिए इनको शैक्षिक नगर कहते हैं। पर्यटन नगर में नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, माउंट आबू पर्यटन गंतव्य स्थान है। अपने प्रकारों में स्थिर नगर अपने प्रकारों में स्थित नहीं है। उनके गतिशील स्वभाव के कारण प्रकारों में परिवर्तन
हो जाता है। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी मिशन से आप क्या समझते हैं? तो स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहरों को बढ़ावा देना है, जो आधारभूत सुविधा, सतत पर्यावरण और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करते हैं। स्मार्ट शहरों की एक विशेषता आधारभूत सुविधाओं और सेवाओं के लिए स्मार्ट समाधानों को लागू करना, जिससे क्षेत्रों को प्राकृतिक आपदाओं के कम जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में बनाया जा सके। साथ ही साथ कम संसाधनों का उपयोग, सस्ती सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। इस योजना में सतत एवं समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है और इस योजना का उद्देश्य एक ऐसे सघन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना है जो एक मॉडल के रूप में अन्य बढ़ते हुए शहरों के लिए लाइट हाउस का काम करे। तो ये जो है स्मार्ट सिटी मिशन होता है। दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब पर क्लिक करके उसके पास ही बेल आइकन है उस पर क्लिक करें और उसके साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि भविष्य में जितने भी जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा उसकी जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। आप नहीं तो आपके भाई बहन या कोई भी पढ़ता है तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अधिक से अधिक स्टूडेंट को मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी पढ़ाई करें और अच्छे से तैयारी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मानव बस्ती क्लास 12th। ये हमारे भूगोल की दूसरी किताब भारत, लोगों और अर्थव्यवस्था का टॉपिक है। ध्यान रखना है, दोनों किताबों में ये सेम नाम से टॉपिक है, लेकिन ये दूसरी किताब का है। तो वीडियो को ध्यान से देखें, अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।